नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त है प्रहार का। प्रहार में बात करेंगे ट्विशा शर्मा केस की। ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन इंसाफ अभी भी नहीं मिला। 13 दिन बाद भी मौत पर सस्पेंस बरकरार है। 12 मई की शाम 6 से रात 8 बजे के बीच क्या हुआ था? क्या ट्विशा को उसके पति समर्थ ने ही फांसी के फंदे से लटकाया? क्या समर्थ ने ही सबूत मिटाने के लिए ट्विशा के मैसेज डिलीट किए? भोपाल के कटारा हिल्स में 12 मई की रात क्या हुआ था? आरोपी पति समर्थ गिरफ्तार हो चुका है। सास गिरिबाला सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि ट्विशा शर्मा केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना अंतरिम फैसला या आदेश सुना सकता है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने बड़ा कमेंट किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ कार्रवाइयों से हमें पीड़ा हुई है। कोर्ट ने कहा कि ट्विशा की सास रिटायर्ड जज हैं। न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे थे, इसलिए इस मामले में हमने स्वतः संज्ञान लिया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सीबीआई जांच करने में सक्षम है। पीड़ित परिवार और आरोपी पक्ष दोनों सार्वजनिक बयान देने से बचें। दोनों पक्ष जांच एजेंसी के सामने अपना बयान दें, ना कि मीडिया के सामने। वहीं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ट्विशा की सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह जांच में अड़चन डाल रही हैं। इस पर गिरिबाला सिंह के वकील ने कहा कि बात गलत है। गिरिबाला सिंह ने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाया है। तो इस केस में शुरुआत से ट्विशा की सास पर आरोप लग रहे हैं कि वो अपने रसूख का इस्तेमाल करके इस केस को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। और जब ये नैरेटिव चलने लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान इस पूरे मसले पर लिया है। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और थोड़ी देर में फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट ट्विशा के परिवार ने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में कि इस केस की सुनवाई एमपी से बाहर हो। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इसके लिए अलग से याचिका दायर कर सकते हैं। परिवार ये चाहता है कि इस केस का ट्रायल बाहर होना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए अलग से याचिका दायर कीजिए, क्योंकि ये मसला सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो का था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और स्वतः संज्ञान लिया गया था इस बात को ध्यान में रखकर कि आरोप लग रहे थे कि चूंकि गिरिबाला सिंह पूर्व जज हैं तो वो इस केस को प्रभावित कर रही हैं। ट्विशा मामले में एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ट्विशा मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। जबलपुर में ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई है। गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिली हुई है, जिसे ट्विशा का परिवार रद्द करने की मांग कर रहा है। कोर्ट भी इसी पर सुनवाई कर रहा है। अगर अग्रिम जमानत रद्द हुई तो गिरिबाला सिंह भी अरेस्ट हो सकती हैं। सबसे पहले ट्विशा के परिवार ने यही आरोप लगाया कि गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत क्यों मिली। गिरिबाला सिंह इतनी स्ट्रांग, इतनी मजबूत हैं कि वो इस केस को प्रभावित कर सकती हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। और इसी के विरोध में जबलपुर हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई है। ट्विशा शर्मा डेथ केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। ट्विशा केस की जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है और आज सीबीआई की टीम भोपाल रवाना होने वाली है। सीबीआई की टीम आज भोपाल पुलिस से केस का टेकओवर करेगी। भोपाल जाने के बाद लोकल पुलिस से केस के जुड़े तमाम दस्तावेज लेकर सीबीआई केस को री रजिस्टर्ड करके जांच फिर से शुरू करेगी और पता लगाएगी कि आखिरकार ट्विशा के साथ उस रात क्या हुआ था जिसकी वजह से वो फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली, जिसकी वजह से ट्विशा शर्मा की मौत हो गई। क्या ये सुसाइड था या फिर उसे सुसाइड के लिए उकसाया गया था? ये मर्डर था? क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है? ये तमाम अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब पता लगाने की कोशिश सीबीआई करेगी। और मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला इस पर सुनाएगा। मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग अमिताभ भोपाल से हैं और अतुल भाटिया दिल्ली से हमारे साथ हैं। अतुल, सबसे पहले आप बताइए, कितना वक्त और लगेगा अभी सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आने में? देखिए प्राची, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और जिस तरीके से जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, जो कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो सीजीआई सूर्यकांत ने भी इस बात को कहा कि उन्हें जांच एजेंसी सीबीआई पर पूरा भरोसा है। वो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है और उन्होंने सभी पक्षों को सलाह दी कि कोई भी मीडिया में जाके इस तरीके की बयानबाजी ना करें, बल्कि जो भी बातें हैं वो जांच एजेंसी के सामने कहे। सभी पक्षों को यह कहा गया कि वो अपनी जिम्मेदारी समझे। हमें इस बात को समझना होगा प्राची यहाँ पे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुओ मोटो क्यों लिया, क्योंकि जो गिरिबाला सिंह है, जो कि त्रिशा की जो मदर इन लॉ है, वो क्योंकि जिला जज रही हैं और इसके अलावा जो उनके पति हैं वो भी वकील हैं, जिनकी जो
बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्होंने उनकी सदस्यता जो है वो सस्पेंड कर दी थी। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले के अंदर सुओ मोटो लिया और ये कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की कि किसी भी तरीके से कोई भी कितना भी कोई मजबूत आदमी हो वो जांच को प्रभावित नहीं कर सकेगा। यही कारण था कि सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने आज सुओ मोटो लेकर इस पूरे मामले पर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। सीबीआई सभी किन कारणों से आखिर त्रिशा की संदिग्ध परिस्थितियों मौत हुई इस पूरे मामले की जांच करेगी। कोई भी पक्ष जो है वो इसमें किसी तरीके से ऐसा नहीं करेगा जिससे कि जांच प्रभावित हो। सभी पक्षों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। तो जब सीजीआई सूर्यकांत ने यह कहा तो उसके बाद क्योंकि गिरिबाला सिंह की तरफ से भी ये कहा, गिरिबाला सिंह के लिए भी ये कहा गया कि उनको वो जांच को प्रभावित कर सकती हैं और लगातार इस तरीके का नैरेटिव सोशल मीडिया पर और बाकी जगहों पर चल रहा है। जिसके बाद जो है वो सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उनको जांच पर पूरा भरोसा है। आखिर देखना होगा कि किस तरीके के इस पूरे मामले में सबूत निकलकर सामने आते हैं। कोई कितना भी मतलब प्रभावशाली हो उसको उसे वो नहीं बच पाएगा। इस तरीके की तमाम बातें जो है वो सीजीआई सूर्यकांत की तरफ से की गई। तो क्योंकि कहीं ना कहीं सीजीआई सूर्यकांत जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर जो सीबीआई की जांच के आदेश दिए गए हैं उससे संतुष्ट दिखे, क्योंकि अब से कुछ देर बाद एक लिखित ऑर्डर जो 3 जजों की बेंच है उसका आएगा। किस तरीके के आदेश इस पूरे मामले के अंदर दिए गए हैं, क्योंकि बिल्कुल अतुल, उसी लिखित ऑर्डर का इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट अपने लिखित वर्डिक्ट में क्या कहता है। सीबीआई तो इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन क्या ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलता रहेगा या फिर ये जो निचली अदालत है वहीं पर चलता रहेगा, ये तमाम फैसले अभी होना बाकी हैं। अनुराग के पास भी हम चल लेते हैं। अनुराग, आपको क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि आज एक अहम सुनवाई मध्य प्रदेश में भी होने जा रही है और ये सुनवाई गिरिबाला सिंह को लेकर है। उसको राहत मिलेगी या आफत बरकरार रहेगी, ये सवाल है। देखिए, निश्चित तौर पर जो सबसे बड़े सवाल थे ट्विशा के मामले में न्याय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक वो पहली कुछ हद तक सुलझाती हुई नजर आई है। कुछ देर में फैसला भी आ जाएगा। इसके अलावा अकेले जबलपुर हाई कोर्ट नहीं, भोपाल हाई कोर्ट में भी इस मामले में बहस शुरू होनी है। जबलपुर हाई कोर्ट में तकरीबन 2:30 बजे जस्टिस देवनारायण की जो बेंच है उसमें इस बात को लेकर सुनवाई होनी है कि गिरिबाला को जो जस्टिस गिरिबाला रही हैं 14 मई को उनकी अग्रिम जमानत पर उन्हें जो जमानत मिली है उसे लेकर ट्विशा के वकीलों ने और मध्य प्रदेश सरकार ने आवेदन दिया है कि इस जो अग्रिम जमानत है उसे रद्द किया जाए। पहला मामला ये आता है सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में। जो तीसरा मामला है वो फिर भोपाल हाई कोर्ट में शुरू होगा, जिसमें जो ट्विशा के वकील हैं उन्होंने जिला कोर्ट में एक अपील दायर की है, जिसके तहत जो समर्थ हैं और जो मुख्य आरोपी हैं और उनकी जो मां है गिरिबाला सिंह जो पूर्व न्यायाधीश भी रही हैं और इसके अलावा इस जिला उपभोक्ता फोरम की अध्यक्षा भी हैं, इनके कॉल रिकॉर्ड 12 से लेकर 20 तारीख तक के सुरक्षित और संरक्षित रखे जाएं और एम्स के सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखा जाए। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है भोपाल की कोर्ट की ये सुनवाई, क्योंकि ये माना जा रहा है, जिसको लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था सुओ मोटो, कि जो संस्थागत पक्षपात इंस्टीट्यूशनल बायस जो है वो हुआ है, क्योंकि 12 से लेकर 20 तारीख तक के दौरान गिरिबाला ने तकरीबन 46 नंबर पर, ध्यान दीजिएगा 46 नंबर पर बात की है फोन नंबर्स पर, और ये 46 जो नंबर हैं ये तमाम जो जुडिशरी के लोग हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं और मेडिकल फैटर्निटी के लोग हैं। 12, 13, 14 तारीख तक 3 दिनों तक लगातार यही शंकाएं हैं, जिसकी वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और थोड़ी देर में वर्डिक्ट आएगा तो ये सामने आएगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फाइनल वर्डिक्ट में क्या कहता है, क्या फैसला सुनाता है। शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर राजस्थान के जैसलमेर से आ रही है, जहां डंपिंग यार्ड में सैकड़ों गौवंश के शव मिले हैं। शव इधर उधर बिखरे पड़े मिले, बेहद बुरी हालत में मिले। बताया जा रहा है कि डंपिंग यार्ड में कचरा और जहरीली चीज खाने से गायों की मौत हुई है। स्थानीय लोगों ने डंपिंग यार्ड को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की है। लगातार विरोध के बावजूद डंपिंग यार्ड को यहां से नहीं हटाया गया, जिससे गौरक्षकों और स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मृत पशुओं को तय जगह पर डालने की जिम्मेदारी ठेकेदार की थी, लेकिन लापरवाही की वजह से शव खुले क्षेत्र में ही फेंके जा रहे हैं। धीरे धीरे वहां पशुओं की लाशों का ढेर लग गया है। गांव वालों का कहना है कि कई दिनों से यही हालात बने हुए हैं और इसकी शिकायत भी कई बार प्रशासन तक पहुंचाई गई है, लेकिन वक्त रहते कोई ठोस कदम प्रशासन ने नहीं उठाया। फिर भी यहाँ गौ माता की स्थिति को देखा जाए तो बहुत ही बुरे हाल है। यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि आप अपने आंखों में देख भी नहीं पाओगे। और युवा जितने भी जैसलमेर के गौरक्षक है, जीव प्रेमी है, हम सब
बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हम समर्थन देंगे और गौ माता के नाम पर वोट मांगने के लिए रात और दिन 50 चक्कर निकाल देते हैं। और यहाँ डंपिंग यार्ड आने से उनको शर्म आती है। ऐसी बदबू, ऐसी गंदगी, ऐसा कचरा, प्लास्टिक गाय खा रही है, जहर खा रही है, गायों की हालत बेहाल है। और नगर परिषद आयुक्त साहब को तो एसी में अच्छा लगता है, राजनीति करनी हो या भाषण देने हो, और हम जैसों के तो फोन उठाएंगे नहीं। उनको पता है कि खुली किताब करने वाले हैं। अब खुले में इतनी बड़ी संख्या में गौवंश के शव मिलने से लोगों में गुस्सा है। वहीं नगर परिषद के सैनिटाइजेशन इंस्पेक्टर का कहना है कि कोई एक दिन का मामला नहीं है, कई बार शिकायत के बाद भी हालात वैसे के वैसे बने हुए हैं। हम बाड़मेर से हैं, हमारा यहाँ आयुक्त साहब से टेंडर लिया गया नगर परिषद से। हम गौ माता को लेकर आते हैं, यहाँ सुखाते हैं, फिर आगे इसकी हड्डियां हम बेचते हैं। हमारा एक ही टेंडर है इनको गाय को काट कर इनकी हड्डियां बेचने का। सरकार हिंदूवादी सरकार है, उसके बावजूद भी गौ माता की स्थिति अगर ऐसी होती है, अगर कोई अपने मुंह से ये चीज बोलता है कि हम गाय को लाते हैं, सुखाते हैं, काटते हैं और फिर बेचते हैं, ये तो बहुत बड़ी शर्मनाक की बात है। विधानसभा के लोग हैं पर उनके वहाँ बेरोजगारी के कारण वो भी यहाँ पर आके काम कर रहे हैं। टेंडर यहाँ से ले रखे हैं उन लोगों ने, उनको सिर्फ हड्डियां और गौ माता को काट कर और हड्डियां बेचनी है, बस इनका एक ही मुद्दा है यहाँ पे। स्थानीय विधायक से बात किए, उनके पास एक तो टाइम नहीं है, वो पता नहीं कौन सी कंपनियों में बिजी है या पता नहीं कौन से कार्यवरण में लगे हुए हैं। जैसलमेर की धरातल पर सिटी के अंदर अगर ऐसे कांड और ऐसे केस हो रहे हैं फिर भी वो शांत है, तो उनको भी एक सोचने का विषय है। हमने तो काफी बार बोला है, हमारी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती। तो इतनी बड़ी संख्या में गौवंश के शव आखिरकार इस डंपिंग यार्ड में कैसे पहुंचे? गायों की मौत के पीछे की वजह क्या है? क्या इस डंपिंग यार्ड में ही गायों की मौत हुई है या फिर कहीं और से लाकर इनके शवों को यहां डाला गया है? ये तमाम सवाल हैं जो इन तस्वीरों को देखकर खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रशासन को अगर बार बार शिकायत की जा रही थी स्थानीय लोगों के द्वारा, गौरक्षकों के द्वारा, तो वक्त रहते शिकायत पर काम क्यों नहीं किया जा रहा था? प्रशासन मौन क्यों बना हुआ था? हैरानी की बात तो यह है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है जो गौ माता के संरक्षण का मुद्दा उठाती है, जो गौ माता को लेकर अपनी गंभीरता दिखाती है। ऐसे में भजनलाल सरकार को लेकर भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि जिस सरकार की प्राथमिकता पर गौ माता रहती है, आखिरकार उस राज्य में इस तरीके के हालात कैसे बन रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात उत्तर प्रदेश की करेंगे जहां भीषण गर्मी के बीच लोग डबल मार झेल रहे हैं। बिजली की कटौती से लोग बेहाल हैं, लेकिन अब सीएम योगी ने खुद से मोर्चा संभाल रखा है। बिजली कटौती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद कड़ा रुख अपनाया। सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिजली आपूर्ति में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली सप्लाई की जाए। साथ ही लोगों की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए। बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन की सभी इकाइयों को पूरी क्षमता के साथ चलाने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली सप्लाई के आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले ही यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के अधिकारियों और मेरठ गाजियाबाद के इंजीनियर्स पर निलंबन सस्पेंशन की गाज गिर चुकी है। अब प्रदेश के सभी कंट्रोल रूम को 24 घंटे एक्टिव रखा जा रहा है और इसके लिए यूपी सरकार के मंत्री खुद एक्शन में आ गए हैं। मंत्री हो, विधायक हो, वो खुद ग्राउंड पर उतर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के विधायक, बीजेपी के नेता ये जानते हैं कि बिजली ऐसा मुद्दा है जो डायरेक्ट पब्लिक सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है और अगर लोगों में इसकी नाराजगी घर कर गई तो आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। इसलिए डैमेज कंट्रोल अभी से किया जा रहा है। वहीं सीएम योगी के आदेश के बाद अब ऊर्जा मंत्री एके शर्मा भी मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने लखनऊ में 1912 कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, साथ ही शिकायत करने वाले लोगों से सीधी बात की और समस्याओं को जल्द ठीक करने का दावा भी किया। जी, क्या आपकी शिकायत थी भैया बिजली से संबंधित? ठीक है, ठीक है। फोन नहीं उठा रहे। अच्छा, आपने कब किया शिकायत? हमने शिकायत और लोगों ने पहले किया था, हमने भी कल शिकायत किया है। ठीक है, ठीक है। पहले से कंप्लेंट की हुई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
अब देर से ही सही, लेकिन ऊर्जा मंत्री ग्राउंड पर आ गए हैं। लेकिन क्या सिर्फ लोगों से बात करके, एक फोटो ऑप सिचुएशन क्रिएट करके बिजली की समस्या से निपटा जा सकता है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग अभी भी हलकान हैं, परेशान हैं। तस्वीरें आपको बरेली की दिखाती हूं, जहां लोग बहुत परेशान हैं। और इससे नाराज कैंट के बीजेपी विधायक संजीव अग्रवाल ने बिजली विभाग के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और उनको जमकर फटकारा है। विधायक ने कहा कि जनता परेशान है, लेकिन अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे। अगर यही हाल रहा तो लोग सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे और कानून व्यवस्था बिगड़ने की जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ये सुनिश्चित करने में लगी है कि हमारे निजी जनता को 24 घंटे सप्लाई मिले, और सप्लाई 24 घंटे पावर हाउस तक आ भी रही है। लेकिन वहां से नीचे जो लोकल फॉल्ट ओवरलोडिंग की वजह से हो रहे हैं, उस कारण से जनता को समस्या हो रही है। अधिकारी फोन समय पे उठाते नहीं है, जिस कारण जनता में आक्रोश होता है। उन्हें उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई गई। वहीं लखनऊ में भी बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। लखनऊ के बुशेश्वर इलाके में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने प्रोटेस्ट किया। यहां पर लोगों का कहना है कि बिजली कटौती से रात भर नहीं सो पा रहे हैं, अस्पताल प्रभावित हो रहे हैं, तो छात्रों को पढ़ाई करने में दिक्कतें हो रही हैं। लखनऊ का ये बुद्धेश्वर का इलाका है और ये लाइब्रेरी है। ये सब स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और इनको यहाँ पढ़ने की जगह दी जाती है। अब जब लाइट चली जाती है तो इनकी पढ़ाई कैसे होती है समझा जा सकता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आलोक कुमार गिरी है। मैं यहाँ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तैयारी करता हूँ, साथ में राज्य लोक सेवा आयोग की भी परीक्षाएं देता हूँ। बीच बीच में जब लाइट की समस्या आती है तो हम लोगों को इसमें बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिस वजह से पढ़ाई में भी बाधा उत्पन्न होती है और रात में सोने में भी बहुत सारी समस्याएं होती है। लाइट की क्या हालत है यहाँ पे? मैम लाइट बहुत दिक्कत करती है, कभी कभी चली जाती है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अब बढ़ते पारे से आम आदमी परेशान है तो बिजली विभाग का भी दम फूल रहा है। बिजली की सप्लाई में कोई बाधा ना आए, इसके लिए बिजली विभाग अपने ट्रांसफार्मर और बिजली उपकरणों को कूलर और पंखे से ठंडा रखने की कोशिश कर रहा है। मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग ने पंखों और कूलरों की व्यवस्था की है, जिससे कि मशीनों को ठंडा रखकर फॉल्ट से बचाया जा सके। ये व्यवस्था जिले के 19 सब स्टेशंस में से 9 में लागू कर दी गई है। वहीं गोंडा में ट्रांसफार्मर्स और दूसरी मशीनों को कूल रखने के लिए पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, क्योंकि तेज गर्मी, भीषण गर्मी की वजह से जब लगातार मशीनें चलती हैं तो फॉल्ट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और जब फॉल्ट होता है तो इसका सीधा असर आम घरों पर पड़ता है, आम जनता पर पड़ता है। रुचि कुमार मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। रुचि, बैठकें हो गई, AK शर्मा का वीडियो देख लिया हमने, जहां वो खुद लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं, विधायकों की नाराजगी देख ली, बिजली विभाग की मजबूरी देख ली, लेकिन इन सबके बीच जनता का क्या इस समस्या का समाधान सरकार ढूंढ पा रही है? कि अभी भी लोगों को दिक्कत है। अभी कुछ देर पहले हम यहाँ जो लखनऊ का कैंट इलाका है सदर का, वहाँ पे गए थे और वहाँ पर उस इलाके में पूरी रात सोचिए लाइट नहीं आई। जो बच्चे हैं वो परेशान, लोग परेशान। अब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर कि बिना पंखे के तो रहना बहुत ही मुश्किल है। और आजकल ज़्यादातर घरों में कूलर्स रहते हैं या AC लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर लाइट चली जाए तो इन्वर्टर अब कितनी देर काम करेगा। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं लाइट ना आने से। और बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि जब हम जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करते हैं तो हमारी शिकायतें नहीं सुनी जाती। अब वो ठीक है कि बिजली विभाग की भी अपनी मजबूरियां हैं कि इतनी ज़्यादा फॉल्ट हो रही है, इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, गर्मी इतनी है, तो इस गर्मी का असर ट्रांसफार्मर्स पे भी पड़ रहा है और वो कई कई जगह जल जा रहे हैं। अब जो जनता है वो उसको क्या होता है, वो सीधे जाके बिजली विभाग के कर्मचारियों पर अपना गुस्सा निकालती है, क्योंकि वो भी परेशान हो जाती है। तो सोचिए लखनऊ जो राजधानी है, यहाँ 21 ऐसे सब स्टेशन हैं जिनको सेंसिटिव माना गया है और वहाँ पर PSC तैनात करनी पड़ी है सरकार को। तो दिक्कतें अभी हैं। अब कल मीटिंग हुई है, उसके बाद बिजली ऐसी चीज़ है कि 30,000 मेगावाट से ज़्यादा की डिमांड उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी। हालांकि AK शर्मा ये दावा कर रहे हैं कि इतनी बिजली वो यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन जनता अभी भी परेशान दिखाई दे रही है। बिजली की कोई कमी है नहीं, जब बिजली जनरेट हो रही है तो जनता तक बिजली क्यों नहीं पहुंच पा रही है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो है। और ऐसी बात नहीं कि पहली बार गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ेगी इसका अनुमान था सरकार को, तो पहले से प्लानिंग क्यों नहीं की गई, ये सवाल है। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए।
और इस वक्त बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां चूड़ी कारोबारी के 15 साल के बेटे कुणाल की 45 फीट ऊंची जिप लाइन से गिरकर मौत हो गई है। इस घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में भी दिख रहा है कि नाबालिग जिप लाइन झूले से जैसे ही दूसरे छोर की तरफ बढ़ा, तभी उसके सेफ्टी बेल्ट का हुक खुल गया और वो नीचे गिर गया। हादसे के बाद जिप लाइन संचालक को हिरासत में ले लिया गया है। परिवार ने जिप लाइन कर्मचारी पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। लेकिन कई बार एडवेंचरस खेल का चस्का कैसे आपकी जान पर भारी पड़ जाता है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर बखूबी समझ सकते हैं। ये जिप लाइन में गया था और अचानक से सेफ्टी हुक खुल जाता है और ये नीचे आकर गिरता है बच्चा, जिससे इसकी जान चली जाती है। 45 फीट नीचे आकर गिरता है, जिससे इसकी जान चली जाती है। हालांकि अभी जो जिप संचालक है, इसको जरूर पकड़ लिया गया है, इससे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि कई बार ऐसे एडवेंचरस गेम में सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा जाता है, या जिन सेफ्टी उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है उनकी कंडीशन ठीक नहीं होती। अब देखिए, यहाँ जिप लाइन से बस शुरुआत ये कर रहा था एक छोर से दूसरी छोर जाने के लिए, इसी बीच इसका सेफ्टी हुक खुल जाता है और सेफ्टी हुक खुलते ही ये बच्चा नीचे गिरता है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। बकरीद और बड़ा मंगल को लेकर भी सीएम योगी एक्टिव मोड में आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर पुलिस अफसरों और डीएम को आदेश दिए हैं कि बकरीद के दिन किसी भी हालात में खुले में नमाज ना हो, नमाज मस्जिद परिसर में पढ़ी जाए, खुले में किसी तरह की कुर्बानी ना हो, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी, बकरीद का त्योहार पुरानी परंपरा से मनाया जाए। इसके साथ सीएम ने साफ सफाई को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। कुर्बानी के बाद गंदगी ना फैलने दी जाए, साथ ही हुड़दंगियों पर विशेष नजर रखी जाए, ईदगाहों पर पुलिस फोर्स भी तैनात की जाए। तो बकरीद को लेकर जरूरी दिशा निर्देश हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं, और लगभग हर साल ईद के मौके पर ऐसे ही दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाते हैं। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि कुर्बानी सार्वजनिक जगहों पर ना दी जाए। सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि खुले में नमाज पढ़ने से या सड़क पर नमाज पढ़ने से आम लोगों को दिक्कत ना हो, और सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि कोई असामाजिक तत्व कहीं माहौल को खराब ना कर दे। यूपी के साथ साथ महाराष्ट्र में भी बकरीद से पहले पुलिस अलर्ट मोड में है। मुंबई से सटे मीरा रोड स्थित हाउसिंग सोसाइटी में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मुंबई पुलिस बकरीद के दौरान किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहती, इसके लिए लोगों से संयम बरतने और नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है पुलिस की तरफ से।